नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज सोमवार है और आज होता है सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें आप हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से सीधे बात कर सकते हैं। और किसान भाइयों, फोन नंबर आप जल्दी से लिख लीजिए, विषय याद रखिएगा, कृषि में सामयिक कार्य। फ़ोन नंबर है 26600049 और टोल फ्री नंबर है 180023300040। इन नंबरों पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और कृषि में सामयिक कार्यों के लिए आप बात कर सकते हैं। और हमारे बीच आज आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विशेषज्ञ उपस्थित हैं। डॉक्टर आशीष त्रिपाठी, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र सागर से हैं। नमस्कार आपका सर हमारे कार्यक्रम में। और आज आप ये बताइए कि हमारे किसान भाइयों को कि मौसम देखे कितना बदलने लगा है, तो इस मौसम का जो बदलता हुआ स्वरूप है अभी हमारी रबी की फसलों में क्या पड़ेगा? देखिए, मौसम का अभी तो अच्छी ठंड हो रही है और ये जो मौसम में ठंडक है, तापमान में कमी है, ये हमारी सभी फसलों के लिए, चाहे गेहूं हो, चाहे चना हो, चाहे मसूर हो, चाहे सरसों हो, सभी के लिए बहुत अच्छी है। और अभी बीच में कभी थोड़ा सा बारिश भी हुई है कहीं कहीं पे, तो निश्चित रूप से हमारी फसलों के लिए उससे फ़ायदा हुआ है। तो किसान भाई, अगर तापमान में कमी होती है तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारी कम पानी वाली किस्में हैं, जैसे चना है, मसूर है या सब्जियां हैं, तो इसमें तापमान में कमी की वजह से अगर पाले की संभावना बनती है तो उसके लिए सिंचाई कर सकते हैं, खेत की मेड़ों पे धुआं कर सकते हैं और घुलनशील सल्फर जो 80% आता है उसकी 500 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल के उसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमारा ठंड से नुकसान बच जाएगा। बिल्कुल, ठंड से बचाव के तो आपने उपाय बता दिए हैं, लेकिन अभी हमारी रबी की मुख्य फसल गेहूं है और वानस्पतिक वृद्धि पर है इस समय। तो अगर हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें हमारे किसान भाई अभी क्या सामयिक कार्य करेंगे, सलाह दीजिए। देखिए, गेहूं में ज़्यादातर किसान भाइयों ने 2 प्रकार की किस्मों का उपयोग किया है। एक तो वो किस्में हैं जिनमें सिंचाई पर्याप्त की जाती है और दूसरा वो किस्में हैं जिनमें थोड़ा सा सिंचाई की मात्रा कम होती है। तो पर्याप्त सिंचाई वाली जो किस्में हैं, उन किस्मों में 21 दिन की जब अवस्था हो उस समय सिंचाई करें और सिंचाई करने के बाद टॉप ड्रेसिंग, नत्रजन युक्त जो उर्वरक हैं उनकी टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। और जितना मात्रा उन्होंने उर्वरक की आधार खाद के रूप में दी है उसी के गणना करके फिर सामान्य तौर पे, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि 1 हेक्टेयर में किसान भाई 70 से 80 किलोग्राम DAP या NPK का उपयोग करते हैं, तो जब हम पहली सिंचाई की बात करेंगे तो किसान भाई 30 से 40 किलोग्राम यूरिया प्रथम सिंचाई के साथ, और जब दूसरी सिंचाई करेंगे 20 दिन बाद, तब 15 से 20 किलोग्राम यूरिया दूसरी सिंचाई के साथ प्रति एकड़ के मान से उपयोग कर सकते हैं। जो किस्में हमारी कम पानी वाली हैं, जिनमें 2 से 3 सिंचाई करनी है, उनमें जो क्रांतिक अवस्था है वो 25 से 30 दिन में आती है। तो क्रांतिक अवस्था के बाद उसमें सिंचाई करके और इसके बाद फिर यूरिया की उसमें भी टॉप ड्रेसिंग करें, जिससे उसकी वानस्पतिक वृद्धि बहुत अच्छी हो और उत्पादन पर्याप्त मात्रा मिले। यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है कि अगर हम नत्रजन युक्त उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग करते हैं, वानस्पतिक वृद्धि बहुत अच्छी होती है लेकिन उत्पादन में कमी आती है। अच्छा। तो जो नत्रजन युक्त उर्वरक हैं, खासतौर से यूरिया, उसका हमारे किसान भाइयों को बहुत ही सूझबूझ के साथ उपयोग करना चाहिए। और सिंचाई करने के बाद जब हमारा खेत चलने लायक हो जाए नंगे पैर, तब यूरिया का उपयोग करना चाहिए। कई किसान भाई पहले यूरिया डाल देते हैं और उसके बाद सिंचाई करते हैं, वो एक गलत तरीका है। बिल्कुल, तो हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रहे कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हमें सिंचाई बाद में करनी है, पहले हमें यूरिया डालना है। जी, पहले हमें सिंचाई करनी है, पहले सिंचाई करनी है, फिर यूरिया डालना है, गलती ना करें। और जैसे कि आपने बताया कि अभी हमारी जो फसलें हैं वो वानस्पतिक वृद्धि में हैं, तो जब वानस्पतिक वृद्धि हमारी फसलों का होता है तो खरपतवार भी साथ साथ उगने लगते हैं। कैसे नियंत्रण करें, कैसे वो उपाय करें, कैसे कम रसायनों का उपयोग करके खरपतवार नियंत्रण करें, इसके बारे में बताएं। ये देखिए, गेहूं में ही ज़्यादातर खरपतवारों की समस्या आती है क्योंकि बार बार हम सिंचाई उसमें करते हैं। तो पहले हम खेत में ये देख लें कि अगर खरपतवारों की तीव्रता कम है तो हम उनको निदाई करके हाथ से निकाल के और ख़त्म कर देंगे, जिससे हमें रसायन के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और यदि कभी आपका ऐसा होता है कि आपने सिंचाई की और खरपतवारों की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो फिर हमें ये देखना है कि किस प्रकार के खरपतवार हमारे खेत में हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं कि सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं या दोनों प्रकार के खरपतवार हैं। तो उसके लिए अलग अलग रसायन हैं। जैसे अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं
तो उसके लिए मैट सल्फ्यूरान है, 2,4-D है, इनका उपयोग करें। अगर सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो क्लेडिनोफाप या मैट सल्फोसल्फ्यूरान का उपयोग करें। और आजकल मार्केट में प्री मिक्स्ड वीडीसाइड अवेलेबल हैं, जिनको हम दोनों प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो उनका हम किसान भाई हमारे उपयोग करें। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो पानी की अनुशंसित मात्रा है 1 एकड़ जगह में कम से कम 200 लीटर पानी का उपयोग करें, और उसके साथ जो रसायन अनुशंसित है उसका उपयोग करें। पहले सिंचाई करें, सिंचाई करने के बाद यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें, और उसके 2 से 3 दिन बाद फिर हम जो है खरपतवार नाशी का उपयोग करें। गेहूं में जो क्रांतिक अवस्था है खरपतवारों के नियंत्रण की, वो 25 से 35 दिन तक रहती है। तो अपने खेत की परिस्थितियों के अनुसार औसतन 30 दिन के आसपास खरपतवार नाशी का उपयोग करके और नीना नियंत्रण का काम करें। बेहतर होगा कि हम हाथ से निदाई करें, डोरा कुल्फा चलाएं, और अगर आवश्यकता पड़े तब हमें रसायनों का उपयोग बिल्कुल, ये बात का ध्यान रखना है कि आवश्यकता पड़े तो ही हम रसायनों का उपयोग करें, वरना हम अपना जैविक है या हाथ से ही हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर गेहूं में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हमारे किसान भाई देना चाहते हैं तो कैसे उर्वरकों का प्रयोग करें, सही विधि क्या है इसके बारे में? जितना देखिए नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक हैं, जितना हम उनको टुकड़ों में देंगे, स्प्लिट करके देंगे, उनका उतना ही अच्छा काम होता है। तो जिन किसान भाइयों ने सिंचित किस्मों का उपयोग किया है वो 1 एकड़ जगह में 30 से 40 किलोग्राम यूरिया का उपयोग करें पहले सिंचाई के साथ, और 15 से 20 किलोग्राम यूरिया दूसरी सिंचाई के साथ उपयोग करें। अगर चाहें तो पहला जो टॉप ड्रेसिंग है वो यूरिया की करके, और जब वानस्पतिक वृद्धि अच्छी हो जाए तो नैनो यूरिया का उपयोग भी किसान भाई कर सकते हैं, या और भी जो घुलनशील उर्वरक आते हैं नाइट्रोजन वाले या नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास वाले, उनका 1 से 1.5% का घोल बना के, यानी 100 लीटर पानी में 1 से 1.5 किलोग्राम का घोल के बना के, और फिर उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। उसके भी काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, ये बात तो हुई हमारी गेहूं की, जो कि प्रमुख फसल है। हम बात करना चाहेंगे दलहनी फसलों की। चना है, मसूर है, अभी इसमें भी सिंचाई की आवश्यकता है, तो किस तरह सिंचाई का प्रबंधन हमारे किसान भाई करेंगे? देखिए, मसूर और चना ये दोनों ऐसी फसलें हैं जिनमें जो सिंचाई है वो कम की जाती है। तो जो पहली सिंचाई है या एक ही सिंचाई ज़्यादातर किसान भाई करते हैं, तो वो हमें 40 से 45 दिन की अवस्था पे करना चाहिए। अगर जल्दी हम सिंचाई करते हैं तो उसमें पौधों के सूखने की समस्या आती है, या कभी बारिश हो जाती है तब अधिक नमी में स्क्लेरोशियल विल्ट नामक बीमारी का प्रकोप होने लगता है। तो जल्दी सिंचाई ना करें, 40 से 45 दिन के बाद उसमें सिंचाई करें। और यदि कभी जल्दी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो सिंचाई करने के बाद प्री मिक्स जो फंजीसाइड है, हेक्साकोनाजोल प्लस कैप्टान या स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा का जो मिक्स कॉम्बिनेशन आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, सुनील राय हैं सागर से। हम उनसे बात करेंगे। जी, स्वागत है आपका सुनील जी, प्रश्न कीजिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मेरा प्रश्न ये कि चना और मसूर में जो उगरा लगता है उसका रोग, जी उसका कारण और निवारण दो बता दें, और जैविक और रासायनिक दो उपाय बताएं। जी बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, जो चने में और मसूर में जो उगटा लगता है, 2 प्रकार से नुकसान होता है। एक तो जब फसल छोटी होती है तब उस समय एक स्क्लेरोसियम रोल्फसाई नामक कवक होता है, जिसकी वजह से अधिक नमी के कारण बीमारी लगती है। और दूसरा जो विल्ट आती है वो आती है फ्यूजेरियम की वजह से। जब फूल आना प्रारंभ हो जाता है, फ्लावरिंग स्टेज होती है, तो ये उन मिट्टियों में ज़्यादा समस्या आती है जहाँ फास्फोरस की कमी है। तो किसान भाई मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी की जांच कराने के बाद फास्फेटिक जो फर्टिलाइजर हैं उनका बेहतर उपयोग करें। बीज का उपचार किसी भी रसायन से, या फिर जो जैविक हमारे किसान भाई पूछ रहे हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी या स्यूडोमोनास से हम बीजोपचार कर सकते हैं। और इसके बाद खड़ी फसल में जब हमारी फसल 30 से 35 दिन की हो, उस समय स्यूडोमोनास का एक स्प्रे किया जा सकता है। साथ ही साथ सिंचाई की जो बात है, कम से कम हमें 40 से 45 दिन के बाद चना और मसूर में सिंचाई करनी है, जिससे जो उगटा की समस्या है वो हमारी नहीं आएगी। बिल्कुल। अब आपने उगटा रोग की तो बात करी, लेकिन जो चने में इल्ली का जो प्रकोप है वो भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। और अभी तो जिस अवस्था में हमारा चना है तो उसमें तो इल्ली बहुत जल्दी लग रही है, और मौसम के तापमान के कारण तो इनमें बढ़ने की और संभावना होती है। इस समय हमारे किसान भाई क्या सामयिक बिल्कुल, बीच बीच में जब भी तापमान की बढ़ोतरी होती है तो इल्लियों का प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो किसान भाई सबसे पहले तो जब
हमारा चना करीब 35-40 दिन का हो जाए तो उसकी जो खुटाई का काम है, जिसको हम निपिंग कहते हैं, वो जरूर कराएं। खुटाई करने से इल्लियों की संख्या में कमी आती है। दूसरा, खेत में पक्षियों को सहारा देने के लिए स्थल बनाएं। टी आकार की खूंटियां हैं या दो लकड़ी के बीच में एक लंबी सी लकड़ी गाड़ दें या रस्सी बांध दें जिससे पक्षी उस पर बैठे। और जो जैविक कीटनाशी हैं जैसे ब्यूवेरिया बेसियाना है, एंटीवायरस है, नीम का तेल है या नीम की निबोली का रस है, प्रारंभिक अवस्था में इनका उपयोग करें। और जब इल्लियों की संख्या ज्यादा हो जाए, उनका ज्यादा प्रकोप हो, 1 मीटर लंबाई में 1 से 2 इल्लियां दिखाई देने लगे। बिल्कुल सर, इल्लियां भी होती जो अलग अलग कलर की होती हैं क्या? हाँ, देखिए चने की जो इल्ली है वो ग्रीन कलर की होती है, लेकिन ये जो ग्राम पॉट बोरर है ये परिस्थितियों के हिसाब से, समय के हिसाब से अपना रंग भी परिवर्तित करता है। देख सकते हैं हमारे किसान भाई स्क्रीन पे जी। तो इसके लिए जो है आप फिर जो रसायन है उनका उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट है, फ्लूबेंडेमाइड है, टेनेक्सीपायर है, फिर इसका उपयोग भी किया जा सकता है जिससे जो इल्लियों की संख्या उसमें हम नियंत्रण कर सकते हैं। कभी कभी देखा गया है कि डॉक्टर साहब के किसान भाइयों के जो चने के खेत हैं और मसूर के खेत भी हैं, सूखने से लगते हैं, अचानक से उसमें सूखने की प्रक्रिया दिखती है, तो ये क्या बीमारी होती है और कैसे हमारे किसान भाई समझे कि ये एक बीमारी है और नियंत्रण कैसे करें? ये जो समस्या आती है एकदम सूखने की, वो आती है राइजोक्टोनिया जो रूट रॉट है उसकी वजह से। जब हमारी फसल करीब 70 से 80 दिन की या उसके और ऊपर हो जाती है, जब उसमें फलियां लग जाती हैं और फलियों में छोटा छोटा दाना भी होता है, तो जड़ सड़न बीमारी आती है, जड़ सूख जाती है, काली पड़ जाती है। और ये अवस्था से बचने के लिए अगर किसान भाइयों ने 45 दिन के आसपास चना या मसूर में सिंचाई की है तो निश्चित तौर पे इस बीमारी से हम बच सकते हैं। और जब सिंचाई करें किसान भाई, उस समय ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास इसका स्प्रे करें, जिससे ये जो जैविक फफूंदनाशी है ये मिट्टी में जाके उस आगे आने वाली समस्या को हमारी कम करें। बिल्कुल। हमारे एक किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं, बालाघाट से गोविंद जी हमसे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए। जी नमस्कार मैम, कन्या बालाघाट से गोविंद मानेसर बोल रहा था जी। अभी हम ना गेहूं में दूसरी सिंचाई कर रहे हैं मैम जी, तो इसमें भी चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार है वो आ रहे हैं, तो हमें उर्वरक जो है यूरिया को पहले डालने की, खरपतवार को पहले डालना है सिंचाई के लिए। देखिए, सिंचाई करने के बाद पहले आपको जो यूरिया है उसका एप्लीकेशन करना है और उसके 2 से 3 दिन बाद फिर आपको नींदानाशक, अगर जैसे आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो आप जो मैट सल्फ्यूरान है उसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपके चौड़ी पत्ती के खरपतवार आपके नष्ट हो जाएंगे। जी बिल्कुल। हमारे किसान भाई ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरह उनको अपने खरपतवार नियंत्रण करना है। सर, समसामयिक अगर हम बात करते हैं तो इस समय सबसे बड़ी बात है कि मौसम की बात हो रही है, अचानक से ठंड, अचानक से गर्मी और पूस का महीना चल रहा है, पाले की सबसे बड़ी समस्या होती है, तो पाले से कैसे हमारे किसान भाई निपटे? देखिए, पाले का जो आशंका है, एक तो आजकल मीडिया में बहुत सारी तुरंत जानकारी आती है कि टेम्परेचर डाउन होने वाला है, कोल्ड वेव चलने वाली है, तो किसान भाई अपनी जानकारी को अपडेट करते रहें। और जब भी पाले की संभावना होती है, दिन में मौसम साफ रहता है और शाम को 3-4 बजे के बाद एकदम ठंडी हवा चलने लगती है, तो उस मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए खेत की मेड़ों पर सूखा और गीला दोनों प्रकार का चारा इकट्ठा करके धुआं करें, जिससे तापमान में कमी ना हो पाए। और घुलनशील सल्फर, जो हमारी बहुमूल्य फसलें हैं जिनसे हमें तत्काल पैसा मिलता है, खासतौर से सब्जियां हैं, आलू है, टमाटर है, बैगन है, इसमें घुलनशील सल्फर 80% का बिल्कुल छिड़काव कर सकते हैं। बिल्कुल, आपसे चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का, बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के
गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत। कृषि दर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ में, और हम बात कर रहे हैं कि कृषि में समसामयिक कार्य क्या होंगे। हम बात करना चाहेंगे सर मटर की। इस समय बहुत प्रमुख फसल है और आ गए हैं मटर, बाजार में भी आ रहे हैं और कुछ हमारे खेतों में भी। माहू का थोड़ा सा प्रकोप ज़्यादा देखा जा रहा है, कैसे नियंत्रण करें? बिल्कुल, मटर में या धनिया में जरूर माहू का प्रकोप होता है जी। तो किसान भाई वहाँ पे पीले रंग के चिपचिपे प्रपंच लगाएं, जिससे माहू उसमें जैसे ही प्रकोप हो उसमें चिपक जाए। और जो सुरक्षित कीटनाशी हैं उनका अगर स्प्रे किया जाता है, जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामिप्रिड है, तो माहू का कंट्रोल हो जाता है। और वैसे तो अगर पानी का भी एक अच्छा तेज स्प्रे किया जाए तो अभी माहू का नियंत्रण हो जाता है। क्योंकि मटर अगर बाजार में आने लगी है और किसान भाई बिक्री कर रहे हैं, तब फसल की पूरी तोड़ाई करने के बाद फिर वहाँ पे हम कीटनाशी का छिड़काव करें, जिससे जो कीटनाशी है वो हमारी भोज्य श्रृंखला में ना पहुंच पाए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कीटनाशी स्प्रे करने के बाद कम से कम 4 दिन तक जो मटर है उसकी तोड़ाई किसान भाई ना करें। आपने जो मटर के लिए दवा बताई है, क्या यही सेम के लिए भी उपयुक्त है? हाँ बिल्कुल, सेम में भी यही डाल सकते हैं और आलू में भी यही डाल सकते हैं जी, और आपका धनिया में भी यही दवाइयाँ डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम बात करना चाहेंगे अरहर की बारे में भी। दलहनी फसल है हमारी अरहर, बहुत प्रमुखता से बोई जाती है और बहुत बड़ा रकबा हमारे मध्य प्रदेश का होता है। इसमें भी इल्ली का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो किस तरह की इल्ली लगती है और कैसे नियंत्रण करें किसान भाई? इस समय अरहर में 2 प्रकार की इल्ली का प्रकोप होता है। एक तो फली छेदक कीट का प्रकोप होता है जो चने की इल्ली है जी। वो चना और अरहर दोनों में आती है। ये फलियों में छेद करके खाती है, नुकसान पहुंचाती है। और दूसरा पॉट फ्लाई का भी काफी प्रकोप होता है। पॉट फ्लाई का जो मादा है वो इल्ली उसकी जो अंडा है वो फली के अंदर होता है, और जैसे उसका मैगट निकलता है वो निकल के दाने को खाता है। तो किसान भाइयों को समझ में नहीं आता, और जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो उसमें फलियों में दाने के स्थान पे कटे हुए दाने मिलते हैं। तो अगर जल्दी लगाने वाली माने इस मीडियम ड्यूरेशन वाली वैरायटी किसान भाइयों ने लगाई है, तो जो मिक्स कॉम्बिनेशन है जैसे बीटा साइक्लोथिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड है, या और भी इस तरह की जो मिक्स कॉम्बिनेशन बाजार में आ रहे हैं उसका स्प्रे करेंगे तो फली छेदक कीट और साथ ही पॉट फ्लाई दोनों का नियंत्रण हो जाएगा। तो किसान भाई इसका जरूर ध्यान रखें। और अरहर खासतौर से पाले के लिए बहुत सेंसिटिव है, तो उसका भी ध्यान रखें। अगर वो कीटनाशी दवा का छिड़काव कर रहे हैं तो उसके साथ सल्फर को मिक्स कर सकते हैं, उसकी कॉम्पेटेबिलिटी है, जिससे हमारा पाले से भी नुकसान नहीं होगा और साथ ही साथ हमारी जो कीटों की प्रकोप है उसको हम नियंत्रित कर पाएंगे। जी बिल्कुल। उद्यानिकी में हम बात करना चाहेंगे, टमाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, साल भर की फसल होती है, हर मौसम में चाहिए होता। टमाटर में अक्सर देखा जाता है कि छेद हो जाते हैं और वो वाला हिस्सा हरा हरा रह जाता है, तो बहुत अच्छे तरीके से परिपक्व नहीं होते, बाजार में अच्छा मूल्य नहीं मिलता हमारे किसान भाइयों को। तो किस तरह टमाटर में समसामयिक काम करें? देखिए, टमाटर में फली छेदक कीट का प्रकोप भी होता है और इस समय ठंड के मौसम में उसमें झुलसन बीमारी भी आती है। झुलसा भी आती है। तो फली छेदक कीट का प्रकोप ना हो उसकी निगरानी के लिए हम फेरोमोन ट्रैप का उपयोग वहाँ कर सकते हैं। नीम आधारित कीटनाशी या जो जैविक हमारे कीटनाशी है, ब्यूवेरिया बेसियाना या मेटाराइजम या एनपी वायरस, इसका उपयोग करें। और साथ ही साथ अगर वहाँ पे झुलसन बीमारी आ रही है तो ऑल्टरनेट स्प्रे, एक बार हमने कीटों का नियंत्रण किया, 3 दिन बाद फिर हम फफूंद नाशक दवा क्लोरोथेलोनिल या कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, इसका रेगुलर 2 से 3 बार स्प्रे करेंगे। तो जो पत्तियों के सूखने की समस्या है ठंड के मौसम में खास तौर से, वो समस्या हमारी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो टमाटर चूंकि एक ऐसी फसल है कि जैसा आपने बताया कि नियमित रूप से उसको सैलेड के रूप में भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं जी। तो हम कीटनाशी का कम उपयोग करें या सुरक्षित कीटनाशियों का उपयोग करें और वहाँ पे फिर हम जैविक कीटनाशियों को प्रोत्साहित करें, जिससे हमारा जो कीटनाशी है वो हमारी
खाद्य श्रृंखला में कम से बिल्कुल। कम पहुंचे। उद्यानिकी की हम बात कर रहे हैं और आजकल तो हमारे यहाँ नगदी जो बढ़िया फसलें हैं वो और अच्छे से लिया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि ग्रीन हाउस में भी सब्जियां बहुत उगाई जा रही हैं। तो हमारे जो किसान भाई ग्रीन हाउस में सब्जियां उगा रहे हैं, ब्रोकली हो गया है या शिमला है या और भी चीज़ें हैं, तो उनमें कैसे हमारे किसान भाई क्या करें इसके लिए बताएं। देखिए, ग्रीन हाउस में जो सॉइल बॉर्न डिसीजेज है उनका प्रकोप होता है, नेमाटोड्स का प्रकोप होता है जी। और जो नियमित हमारे कीट व्याधि हैं उनका प्रकोप होता है। तो ग्रीन हाउस में खासतौर से हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। वहाँ पे हम कीटों की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। वहाँ पे कीटों की निगरानी के लिए हम नीले और पीले चिपचिपे प्रपंच का उपयोग करें। नीम आधारित जो कीटनाशी है या नीम का तेल है, इसका किसान भाई हमारे नियमित रूप से स्प्रे करें वहाँ पे। और जो जैविक कीटनाशी है उनका उपयोग करें। आवश्यकता पड़ने पे वहाँ पे हम सुरक्षित कीटनाशी ग्रीन लेवल इंसेक्टिसाइड, जिनके ऊपर हरे रंग का तिकोना निशान बना हुआ है, उन्हीं का उपयोग करना है। और कीटनाशी डालने के बाद कम से कम हमें 3 से 5 दिन तक सब्जियों को तुड़ाई नहीं करना है। वर्तमान में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार प्राकृतिक कृषि को भी बढ़ावा दे रही है। तो हमारे किसान भाई नीमास्त्र का उपयोग कर सकते हैं, 10 पर्णी अर्क बना सकते हैं और इसका नियमित रूप से स्प्रे करते हैं। तो वहाँ कीटों की संख्या ETL से नीचे रहती है, वो हमारा नुकसान बहुत कम होता है और हमें कीटनाशी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने इतनी सारी बातें की है कि उद्यानिकी की कर ली, दलहनी की कर ली, तिलहनी की कर ली। बगीचे वाले हमारे किसान भाई नाराज हो जाएंगे, तो जिनके बगीचे लगे हैं उनके लिए भी बता दीजिए कि उनके बाग बगीचों की वो किस तरह भी फलों की जी सुरक्षा करें। बिल्कुल। ठंड के मौसम में फल जल्दी पकने लगते हैं, खासतौर से अमरूद। तो किसान भाई ऐसे मौसम में थोड़े कच्चे अमरूद तोड़ के बाजार तक उसको ले जाएं जी। और अमरूद में नियमित रूप से जो है कीटों की निगरानी के लिए जो ट्रैप आते हैं उसको लगाएं। नवंबर के महीने में, हालांकि समय निकल गया उसका, खाद और उर्वरक देने का काम किया जाता है। तो वो किसान भाइयों ने निश्चित रूप से किया होगा। अगर नहीं किया तो अभी भी जो थाले बनाए हुए हैं उसमें वृक्ष की उम्र के अनुसार उसमें सुपर फास्फेट या जो दूसरे उर्वरक हैं उनका उपयोग करें, नीम की खली का उपयोग करें, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें। और बागानों में किसान भाई जीवामृत का तैयार करके और उसका उपयोग अगर करते हैं तो निश्चित रूप से फलों की अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होती है और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होता है। अगर संतरों के खेत वालों के लिए कुछ बता दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, बहुत जी, अच्छा जी, मौसमी फल है। मौसमी फल है। संतरे में भी क्या है, रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। जी जी। तो वहाँ पे रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए अगर कोई समस्या आ रही है तो जो सर्वांगी कीटनाशी है जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामिप्रिड है, इनका उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम एक प्रश्न और करना चाहते हैं आपसे कि हमारे किसान भाइयों को एक समस्या और हो गया, अभी मूली जो हमारी गाजर है, ये इसमें बहुत वो हो रहा है। मूली के लिए थोड़ा खास तौर पे बताइए, पत्तियां पीली पड़ जाती है तो उनको बाजार में मार्केट नहीं मिलता, किन बातों का ध्यान रखें? नहीं, सब्जियां जो भी पत्ते वाली सब्जियां हैं बहुत कम से कम किसान भाइयों को इसमें कीटनाशी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रीन सैलेड के रूप में बिल्कुल इसका बिल्कुल उपयोग होता है। जी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमने प्रयोग भी किए हैं कि अगर हम जीवामृत का उपयोग जमीन में करते हैं तो जमीन अच्छी हेल्दी हो जाती है जी। और उसमें कीटों का प्रकोप कम होता है। बिल्कुल। गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद या डिकम्पोज जो सब्जियों का अवशेष है उसको डिकम्पोजर से डिकम्पोज करके उसकी खाद बना के हम खेतों में डालें। और जो सुरक्षित कीटनाशी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया जी। कि जिनका नुकसान कम से कम होता है, नीम का तेल है या जैविक कीटनाशी है, इन्हीं का हम उपयोग करें। नीम की खली का उपयोग करें, जिससे जो है हमारा कीटों की संख्या हमारे खेत में कम से कम। बिल्कुल आपने बताया ये चीज़ के लिए। और हमेशा अनुशंसा करते हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक कि रसायनों का उपयोग कम करना है, प्राकृतिक और जैविक प्रयोग हमें ज़्यादा करना है। फेरोमोन ट्रैप का आपने भी हमें बात बताई है, उसके बारे में और थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताएं कि किस तरह से इनके उपयोग करके वो कीटों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। देखिए, फेरोमोन ट्रैप वर्तमान में कई फसलों में इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे अरहर में कर सकते हैं, चना में कर सकते हैं, सब्जियों में टमाटर, गोभी, बैगन, सारी सब्जियों में इनका उपयोग किया जा सकता है। इसके अंदर जो ल्यूर लगा रहता है, कैप्सूल जो सेप्टा कहते हैं जिसको हम, वो उसका नेचर अलग अलग होता है। और ये सेप्टा के अंदर एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है जिससे हमारे जो नर कीट हैं वो आकर्षित होकर इसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो उनका जो जनरेशन का गैप है वो हो जाता है और कुछ मात्रा में नियंत्रण भी होता है। तो ये एक अच्छी तकनीकी है। वर्तमान में इसमें काफ़ी काम हो रहा है। तमाम तरह के जो ल्यूर हैं वो बाज़ार में उपलब्ध है। और इसमें गोभी में खासतौर से, देखिए गोभी है, बैगन है, टमाटर है, इसमें हम अगर इसका उपयोग करते हैं
तो जो हमें स्प्रे की संख्या है वो हमारी आधे से भी कम हो जाती है। टमाटर की फसल अगर हम देखें तो कम से कम 4 से 5 महीने खेत में रहती है और 10 से 15 बार किसान भाइयों को उसमें कीटनाशी का स्प्रे करना पड़ता है। अगर हम निगरानी करते रहेंगे लाइट ट्रैप से, फेरोमोन ट्रैप से, और उसके बाद अगर हम कीटनाशी का स्प्रे करेंगे तो स्प्रे की जो संख्या है वो सिर्फ 4 से 5 में हमारी फसल आ सकती है। तो इसका हम सभी फसलों में, गोभी में खास तौर से हम उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा नुकसान होने से बचेगा और हमें कीटनाशी पर निर्भरता हमारी कम हो। जी बिल्कुल, बात गोभी की हो रही थी, तो जो गोभी वर्गीय फसलें हैं उसमें हमने अक्सर देखा है कि हमारे किसान भाई इस समस्या से जूझते हैं कि गोभी छितरी हुई आती है, बंधे हुए फूल नहीं आते हैं, और अगर है तो पीले पीले आते हैं। तो ऐसी अगर कोई समस्या हमारे किसान भाई देख रहे हैं तो इसको किस तरह नियंत्रण करें? देखिए, गोभी का अगर अच्छा फल नहीं आ रहा तो या तो टेम्परेचर बढ़ गया है जी, या वहाँ पे मॉलिब्डेनम और बोरॉन की कमी है। तो ऐसी जो गोभी लगाने वाले किसान भाई हैं वो मिट्टी की जांच जरूर कराएं, और उनके खेतों में अगर मॉलिब्डेनम, बोरॉन इनकी कमी है तो मॉलिब्डेनम को और बोरॉन को जब हम खेत तैयार करते हैं गोभी लगाने से पहले इनका हम उपयोग करें तो निश्चित रूप से अच्छी गोभी हमें प्राप्त होगी। और गोभी में जो कीड़ों की समस्या आती है, हमने ये प्रयोगों में किसानों के यहाँ भी देखा और हमारे यहाँ भी, कि गोभी के स्थान पे आप ब्रोकली लगाइए, ठंड में खास तौर से। जी, तो ब्रोकली में इंसेक्ट का प्रकोप बहुत कम होता है। अच्छा। तो आपको कीटनाशी डालना ही नहीं पड़ेगा, और जी। ब्रोकली के रेट भी बहुत अच्छे हैं गोभी की तुलना में। तो आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं, कुछ गोभी कुछ आपका ब्रोकली, और वहाँ भी हम फेरोमोन ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा जो कीड़ों का प्रकोप है वो काफी कम होगा। अंतर्वर्ती फसलें लेकर भी कुछ हाँ, बिल्कुल नियंत्रण धनिया कर लगा सकते सकते हैं हम, हाँ। गेंदा लगा सकते हैं गोभी हाँ। के बीच बीच में, जी, 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 4-6 लाइन के बीच में। उससे हमारा नेमेटोड की समस्या भी गेंदा लगाने से कम होती है, और धनिया लगाने से हमारे मित्र कीट उसके अंदर आते हैं जी, जी। और वो इल्लियों को नियंत्रित करते हैं। तो ये एक अच्छी तकनीकी है, निश्चित रूप से इसका उपयोग करके किसान तो भाई फल इसका भी लाभ- मिलेंगे और फूल भी मिलेंगे। मिलेंगे। जी हाँ, अंतर्वर्ती फसलें लेकर फल फूल दोनों लिया जा सकता है। हम बार बार बात कर रहे थे कि कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना है। आप मतलब हमारे जो किसान भाई हैं वो अगर कीटनाशकों का उपयोग करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, जरा विशेषज्ञता के साथ बताएं। बहुत ही समसामयिक प्रश्न है आपका। जी। कीटनाशी का जब भी हम छिड़काव करें हमेशा शाम के समय करना जी। चाहिए, क्योंकि शाम को हमारे जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं वो सक्रिय होते हैं। दूसरी बात ये कि जब भी हमारे किसान भाई कीटनाशी का स्प्रे करें, स्प्रे करने से पहले आंखों में चश्मा, मुंह और नाक में मास्क लगाएं, फुल कपड़े पहने, और ऐसे कपड़े पहने कि जो पानी है वो हमारे शरीर को टच ना करे। स्प्रे करने के दौरान किसी प्रकार का कोई खाद्य पदार्थ या बीड़ी सिगरेट कुछ उसका उपयोग ना करें, जिससे कीटनाशी आपके शरीर में ना जाए। जो स्प्रेयर आप उपयोग कर रहे हैं उसका नोजल साफ हो। स्प्रे करने के बाद आप बिल्कुल स्प्रेयर को बिल्कुल, साफ बहुत करके अच्छी रखें। जानकारी आपने दी सर हमको, और आपने आए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।